के किसी अपार्टमेंट सोसाइटी में रहना कैसा होता है। कभी कभी लगता है कि ये अपने आप में एक छोटा मोटा देश चलाने जैसा है, अपने नियम, अपनी सरकार और अपने विवाद। हम सब सुनते हैं कि वहाँ क्या नियम है, क्या अधिकार है, और अगर कोई समस्या हो, जैसे मान लीजिए कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा या किसी ने अपनी बालकनी में ही एक कमरा बना लिया, तो क्या किया जा सकता है। ये सवाल सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी के नहीं है, इनके पीछे एक पूरा कानूनी ढांचा है। आज हम इसी ढांचे की मतलब इसकी परतों को खोलेंगे। हमारे पास है उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम 2010, इसके मॉडल उपनियम यानी मॉडल बायलॉस, और सबसे जरूरी इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले जिन्होंने इन नियमों को जमीनी हकीकत दी है। हमारा मकसद ये समझना है कि एक अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन मतलब एओए कैसे काम करती है, निवासियों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, और अगर कोई विवाद हो तो ये सक्षम प्राधिकारी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की क्या भूमिका होती है। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस अपार्टमेंट एक्ट 2010 की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब ऐसा क्या था जो पहले काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसके साथ ही बिल्डरों की मनमानी और निवासियों के बीच के झगड़े भी बढ़ने लगे। कोई कॉमन नियम नहीं थे, तो एक खालीपन था। इसी को भरने के लिए ये एक्ट लाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो इसे एक संपूर्ण संहिता या कंप्लीट कोड तक कहा है। मतलब अपार्टमेंट से जुड़ी लगभग हर समस्या का समाधान इसमें खोजने की कोशिश की गई है। ये एक्ट उन सभी बिल्डिंग्स पर लागू होता है जिनमें 4 या उससे ज्यादा अपार्टमेंट है। और इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम है धारा 14 के तहत अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी एओए का अनिवार्य गठन। अच्छा, यहीं पर मेरा पहला सवाल है। मुझे हमेशा लगता था कि एओए में शामिल होना वो अपनी मर्जी पर है, जैसे किसी क्लब की मेंबरशिप लेना। क्या ये सच है या कोई कानूनी मजबूरी है? क्योंकि अक्सर विवाद इसी बात पर होता है कि कुछ लोग एसोसिएशन का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। यही सबसे बड़ा भ्रम है और आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गार्डन व्यू ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मामले में से बिल्कुल साफ कर दिया है। ये वैकल्पिक नहीं है। अच्छा जी, ये कोई प्राइवेट क्लब नहीं है। बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट मालिकों का ये एक वैधानिक अधिकार है, मतलब स्टैट्यूटरी राइट, कि वे एसोसिएशन के सदस्य बने। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। एक्ट तो ये कहता है कि प्रमोटर यानी बिल्डर और अपार्टमेंट मालिकों की ये संयुक्त जिम्मेदारी है कि वे एओए का गठन करें। यहाँ तक कि डिप्टी रजिस्ट्रार ये निर्देश दे सकते हैं कि हर एक मालिक को सदस्य बनाया जाए। वाह, ये तो गेम चेंजर है। इसका मतलब कोई मालिक ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता, जैसे मेंटेनेंस देने से, कि मैं तो एओए को मानता ही नहीं। लेकिन बिल्डर तो बहुत होशियार होते हैं। वो अक्सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने में सालों लगा देते हैं। तो क्या तब तक एओए बन ही नहीं सकती और निवासी बिल्डर की दया पर निर्भर रहेंगे? बिल्कुल, और यही वो लूपहोल था जिसका बिल्डर फायदा उठाते थे। लेकिन हाईकोर्ट ने डिजाइन आर्क मामले में इस दरवाजे को भी बंद कर दिया है। अच्छा, अदालत ने बहुत साफ कहा कि एओए के रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होने दिया तो बिल्डर तो जानबूझकर देरी करके निवासियों को उनके अधिकार से हमेशा वंचित रख सकता है। सही बात है। तो कोर्ट ने एक रास्ता निकाला और कहा कि एसोसिएशन को अनंतिम रूप से यानी प्रोविजनली पंजीकृत किया जा सकता है। एक मिनट, प्रोविजनली या अनंतिम रूप से, इसका जमीनी मतलब क्या हुआ? क्या ऐसी एओए के पास असली पावर होती है या ये बस नाम के लिए है? नहीं, इसके पास असली पावर होती है। इसका मतलब है कि एओए का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकती है, मेंटेनेंस इकट्ठा करना शुरू कर सकती है और सबसे जरूरी सोसाइटी के रखरखाव का काम अपने हाथ में ले सकती है। ये निवासियों के हाथ में एक बहुत बड़ा अधिकार है ताकि वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इंतजार में फंसे ना रहें। ठीक है, तो एओए बन गई, सभी मालिक सदस्य हैं और उससे प्रोविजनल अधिकार भी मिल गए। अब सोसाइटी का संचालन होता कैसे है? रोजमर्रा के काम और बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं? इसका संचालन एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट करता है। इसे आप सोसाइटी की एक तरह से कैबिनेट समझ सकती हैं। मॉडल उपनियमों के हिसाब से इसमें 4 से 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें सभी सदस्य मिलकर एक जनरल बॉडी मीटिंग में चुनते हैं और इसी बोर्ड में से फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं वो चुने जाते हैं। और क्या ये पदाधिकारी एक बार चुन लिए गए तो हमेशा के लिए बन जाते हैं या इनका कोई कार्यकाल होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग मिलकर पूरी सोसाइटी पर कब्जा कर लें? नहीं, और यहीं पर कानून ने एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन बनाया है। विंडसर पार्क मामले में हाई कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया था। बोर्ड कानून की भाषा में एक सतत निकाय है, परपेचुअल बॉडी।
इसका सीधा सा मतलब है कि ये कभी भंग नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। लेकिन इसमें एक शर्त है जो आपने पूछी, कब्जे को रोकने वाली। हर साल 1/3 यानी 1/3 सदस्यों को रिटायर होना होता है और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। अच्छा, तो ये व्यवस्था इसलिए है ताकि सोसाइटी पर कुछ लोगों का कब्जा ना हो। मतलब पावर हमेशा रोटेट होती रहती है, नए लोग आते रहते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। लेकिन अगर इन खाली पदों के लिए समय पर चुनाव ही ना हो तब क्या होगा? हाँ, ये भी होता है। अगर चुनाव समय पर नहीं होते तो बोर्ड काम करना बंद कर सकता है, वो निष्क्रिय हो सकता है। ऐसी स्थिति में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 25(2) के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। कोई भी निवासी उनके पास जाकर शिकायत कर सकता है और फिर डिप्टी रजिस्ट्रार चुनाव कराने के लिए निर्देश दे सकते हैं ताकि बोर्ड का कामकाज फिर से लोकतांत्रिक तरीके से शुरू हो सके। और फैसले? क्या बोर्ड के कुछ सदस्य मिलकर पूरी सोसाइटी के लिए कोई भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी बड़े फैसले जैसे मेंटेनेंस बढ़ाना, कोई बड़ा खर्चा करना या नियम बदलना, ये सब वार्षिक या विशेष जनरल बॉडी मीटिंग में ही लिए जा सकते हैं। और इन बैठकों के लिए कोरम अनिवार्य है? मॉडल उपनियमों के अनुसार कोरम के लिए कम से कम 30% मालिकों की उपस्थिति जरूरी है। अच्छा, ये पक्का करता है कि फैसले कुछ लोगों की मनमानी से नहीं बल्कि ज्यादातर निवासियों की सहमति से लिए जाएं। और एक बार जब कोई फैसला इस प्रक्रिया से ले लिया गया तो एक्ट की धारा 24(2) साफ कहती है कि वो सभी अपार्टमेंट मालिकों पर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा। चाहे वे उस बैठक में आए हो या नहीं। जी, चाहे वे आए हो या नहीं। तो एक बार एओए की नींव पड़ गई और उसके काम करने का तरीका तय हो गया, असली चुनौती शुरू होती है लोगों को एक साथ चलाने की। और जहाँ लोग होते हैं वहाँ झगड़े भी होते हैं। सबसे आम टकराव कहाँ देखने को मिलता है? मुझे लगता है अपने अपने घर में किए गए बदलावों को लेकर। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक्ट की धारा 6 इस पर बहुत स्पष्ट है। कोई भी निवासी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिससे बिल्डिंग की बनावट, उसकी सुरक्षा को खतरा हो या उसकी कीमत कम हो जाए। जहां तक बाहरी हिस्से मतलब एक्सटर्नल फसाड की बात है, जैसे बैल्कनी को ढकना या बाहरी दीवार का रंग बदलना, तो इसके लिए सभी अपार्टमेंट मालिकों की सर्वसम्मति जरूरी है। सभी की? हाँ, सभी की। अगर एक मालिक भी मना कर दे तो आप वो बदलाव नहीं कर सकते। सभी की सहमति? ये तो लगभग असंभव है। मेरे एक दोस्त की सोसाइटी में किसी ने बालकनी में कमरा ही बना लिया था और पूरी बिल्डिंग का लुक बिगड़ गया। तो आप कह रहे हैं कि नियम के हिसाब से ऐसा करने के लिए उन्हें हर एक मालिक से पूछना पड़ता? जी हाँ, कानून तो यही कहता है। इसका मकसद है कि बिल्डिंग का एक जैसा स्वरूप बना रहे। इसके अलावा ये भी साफ है कि आवासीय फ्लैट का उपयोग केवल रहने के लिए ही किया जा सकता है। आप उसे पूरी तरह से किसी दुकान या दफ्तर में नहीं बदल सकते। और अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर जो हर सोसाइटी की कहानी है, मेंटेनेंस चार्ज। अगर कोई समय पर भुगतान न करे तो एओए क्या कर सकती है? क्या उनके पास सिर्फ रिमाइंडर भेजने के अलावा कोई ठोस शक्ति है? हाँ, बिल्कुल है। और ये शक्ति सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि बहुत ठोस है। एक्ट की धारा 22 में इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है जो सभी निवासियों को पता होनी चाहिए। अगर कोई मालिक 6 महीने से ज्यादा समय तक कॉमन खर्चों यानी मेंटेनेंस का भुगतान नहीं करता है तो एओए एक्शन ले सकती है। कैसा एक्शन? क्या एओए सीधे कार्रवाई कर सकती है? नहीं, इसकी एक तय प्रक्रिया है। सबसे पहले एसोसिएशन की जनरल बॉडी एक मीटिंग में प्रस्ताव पारित करेगी। इस प्रस्ताव में डिफॉल्टर को 7 दिन का नोटिस देने के बाद उसकी जरूरी सेवाओं को काटने, रोकने या कम करने की बात होगी। इन सेवाओं में पानी की सप्लाई जैसी चीजें भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन क्या एओए इस अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती? मान लीजिए किसी की बोर्ड से अनबन है, तो क्या वे बहाने से उसकी सर्विस काट सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून में एक चेक और बैलेंस है। प्रस्ताव पारित करने के बाद एओए सीधे एक्शन नहीं ले सकती। उसे उस प्रस्ताव की कॉपी सक्षम प्राधिकारी को और उस डिफॉल्टर मालिक को भेजनी होती है। अच्छा। और एओए को ये कॉपी भेजने के बाद कार्रवाई करने से पहले 1 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। ये एक तरह से डिफॉल्टर को अपना पक्ष रखने या भुगतान करने का एक और मौका देता है और सक्षम प्राधिकारी को भी मामले की जानकारी हो जाती है। और अगर 1 महीने बाद भी भुगतान ना हो तो एओए उन सेवाओं पर रोक लगा सकती है। और अगर बकाया 12 महीने से ज्यादा का हो जाए तो मामला और गंभीर हो जाता है। तब एओए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकती है जो उस राशि को भू राजस्व के बकाया मतलब
अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूल कर सकता है। भू राजस्व के बकाया, ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गंभीर है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली का मतलब है कि प्रशासन इसे उतनी ही गंभीरता से लेता है जितना जमीन का सरकारी टैक्स। इसमें संपत्ति की कुर्की तक की नौबत आ सकती है। ये एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग न सके। का जिक्र किया, एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हमने पहले चुनाव के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार की बात की थी और अब ये सक्षम प्राधिकारी हैं। तो क्या ये दो अलग अलग पद हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस अंतर को समझना जरूरी है। जी हाँ, ये दो अलग अलग प्राधिकरण हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार का काम सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन और उसके अंदरूनी लोकतंत्र, मतलब समय पर चुनाव कराने तक सीमित है। वहीं सक्षम प्राधिकारी सोसाइटी के रोजमर्रा के संचालन, नियमों के पालन और विवादों को देखता है। डिजाइन आर्ट मामले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि सक्षम प्राधिकारी का मतलब है विकास प्राधिकरण जैसे जीडीए या नोएडा, उनका उपाध्यक्ष, या जहां ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है वहां जिले का कलेक्टर। तो ये सक्षम प्राधिकारी एक तरह से सोसाइटी का बाहरी रेगुलेटर है। जी, इनकी मुख्य शक्तियाँ क्या हैं? ये क्या क्या कर सकते हैं? इनकी भूमिका बहुत व्यापक और सक्रिय है। ये सिर्फ शिकायतें सुनने वाले दफ्तर नहीं है। पहला, मॉडल उपनियम 57 के तहत वे खुद से, मतलब सुओमोटो या किसी निवासी की अर्जी पर बिल्डिंग का निरीक्षण कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि उनका ये कर्तव्य है कि वो जाकर देखें कि सोसाइटी में लोगों को क्या तकलीफें हो रही हैं। मतलब अगर कॉमन एरिया में गंदगी है या लिफ्ट काम नहीं कर रही तो निवासी सीधे उनके पास जा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बड़ी शक्ति अतिक्रमण हटाने से जुड़ी है। अगर कोई निवासी कॉमन एरिया में जैसे सीढ़ियों के नीचे कोई बाधा डालता है तो एओए की शिकायत पर वो उसे हटाने की कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। तीसरा, जैसा हमने पहले चर्चा की, वे 12 महीने से ज्यादा के बकाया मेंटेनेंस की वसूली में मदद करते हैं। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति, एसोसिएशन के उपनियमों में कोई भी संशोधन उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। अच्छा, ये सुनिश्चित करता है कि एओए मनमाने ढंग से नियम बदलकर निवासियों के अधिकारों को कम न कर दे। कुल मिला के उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट और अदालती फैसलों ने एक बहुत स्पष्ट खाका तैयार किया है। एक तरफ एओए है जो सोसाइटी को अंदर से चलाती है और दूसरी तरफ डिप्टी रजिस्ट्रार और सक्षम प्राधिकारी हैं जो बाहर से निगरानी रखते हैं। लेकिन इसका फायदा तभी है जब निवासी अपने अधिकारों और इन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक हो। बिल्कुल। अगर हम सारी बातचीत का सार निकालें तो 3-4 मोटी-मोटी बातें हैं। पहला, हर मालिक का एओए में सदस्य होना एक कानूनी अधिकार और कर्तव्य है, विकल्प नहीं। दूसरा, एओए के पास नियम लागू करने की स्पष्ट शक्तियां हैं, खासकर मेंटेनेंस वसूली के मामले में, लेकिन इन शक्तियों पर अंकुश भी है। और तीसरा, सक्षम प्राधिकारी एक सक्रिय नियामक है जो निवासियों, एओए और प्रमोटर के बीच संतुलन बनाता है। ये पूरी व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर टिकी है। चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों से ये तो साफ है कि अगर एओए ठीक से काम ना करे या चुनाव ना कराए तो रजिस्ट्रार है, अगर कोई नियम तोड़े तो सक्षम प्राधिकारी है। लेकिन अगर एओए का चुनावा बोर्ड ही पारदर्शी ना हो, मतलब वो खर्चों का हिसाब किताब सही से ना दे या कुछ निवासियों के हितों के खिलाफ काम करने लगे, तो रोजमर्रा के कामकाज में ये आंतरिक जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर सोसाइटी को विचार करना चाहिए।